हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं ओरिजिनल पेपर और यह पेपर जो है आर्मेड कोर का पेपर है। देखिए, काफ़ी बच्चों का कमेंट था वीडियो में कि सर जीडी का ट्रेडमैन का पेपर कराओ। देखिए, ट्रेडमैन जो है 10th बेस, ट्रेडमैन और जीडी का जो लेवल है वो एक ही लेवल होता है। सिर्फ थोड़ा सा जो कम लेवल होता है वो 8वीं बेस का जो होता है, 8वीं बेस पे जो ट्रेडमैन है उसका लेवल थोड़ा सा कम होता है। बाकी ट्रेडमैन 10th और जीडी का एक ही लेवल होता है। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। देखिए, प्लासी का जो प्रसिद्ध युद्ध था वो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कब लड़ा गया। तो प्लासी का जो युद्ध था वो लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। कब लड़ा गया? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था भागीरथी नदी के तट पर। किस पर? भागीरथी। और इसको भागीरथी जो नदी है उसको बोलते हैं हुगली नदी। हुगली नदी, भागीरथी नदी को ही हुगली नदी बोला जाता है। तो प्लासी का जो युद्ध है वो 1757 में लड़ा गया। और ये प्लासी का जो युद्ध था ये लड़ा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना क्या है, विजय हुई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान रखें, जो भागीरथी नदी है, जो हुगली जो नदी है, ये विश्व की सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी है। विश्व की सबसे बड़ी विश्वासघाती जो नदी है वो भागीरथी नदी है, हुगली नदी है। विश्वासघाती वो नदी होती है जिसमें सर्वाधिक बाढ़ आती है। और एक ये ध्यान रखें, जो ये युद्ध हुआ था प्लासी का, ये हुआ था पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था। और हुगली या भागीरथी नदी के ऊपर हुआ था। ये ध्यान रखें, भागीरथी जो नदी है उसको ही हुगली नदी बोला जाता है, जिसके तट पर यह युद्ध हुआ था। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 2, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है। देखिए, विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहां स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वो वाशिंगटन है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यह कि विश्व बैंक का जो स्थापना है वो हुई थी 1944 में। देखिए, इस विश्व बैंक मुख्यालय जो इसकी स्थापना जो थी, इसको जो शुरुआत करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें महामारी, जिसकी वजह से कुछ देशों की कंडीशन जो थी वो बहुत ज्यादा लॉस थी, बहुत ज्यादा खस्ता होने की वजह से उनको ऋण या लोन देने की प्रक्रिया के मध्य से विश्व बैंक चलाया गया था, जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी और जिसका मुख्यालय वो वाशिंगटन है। क्लियर है? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा सहमति होनी चाहिए। देखिए, लोकसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है तो वहां पे कितने सदस्यों की सहमति होनी चाहिए जिससे उस प्रस्ताव को मान्य किया जाए? तो वो होता है 50 सदस्य। कितने? 50 सदस्य होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान रखें, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। किसमें? अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में ही पेश किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं निचले सदन में। किसमें? निचले सदन में। संसद के 2 सदन है, एक को बोलते हैं ऊपरी सदन, एक को बोलते हैं निचली सदन। ऊपरी सदन जो होता है वो राज्यसभा होता है, निचला जो सदन होता है वो लोकसभा होता है। तो उसको बोलते हैं, जो अविश्वास जो प्रस्ताव है वो केवल लोकसभा या निचले सदन में पेश किया जाता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4, अशोक ने अंतिम युद्ध लड़ा। अशोक का जो था वो अंतिम युद्ध कौन सा युद्ध था? तो अशोक का द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध जो था वो था कलिंग का युद्ध। किसका था? कलिंग का युद्ध था। और कलिंग का युद्ध जो है वो 261 ईसा पूर्व में हुआ। ये ध्यान रखें, ऑप्शन में 261 ईस्वी मिलेगा और 261 ईसा पूर्व। तो कलिंग का जो युद्ध था वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद अशोक ने यह निर्णय लिया कि आज के बाद कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। और युद्ध के विराम होने के बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अशोक ने युद्ध के विराम के बाद किस धर्म को अपनाया था? तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। किसको? अशोक ने अपने अंतिम युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी शुरू किया था।
देखिए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? तो श्रीलंका जो भेजा था वो भेजा था अपने पुत्र महेंद्र को, और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था संघमित्रा। किनको भेजा था? पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। और इसका अंतिम जो युद्ध था वो था 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध था, जिसमें यह अशोक विजय हुए थे। इसके बाद इन्होंने निर्णय लिया कि आज के बाद कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे। क्लियर है? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए ये पहले हमने 5 पेपर सोल्व किए, 5 में से 3 पेपरों में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं इसी क्वेश्चन की सेम। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पुराने पेपर को सोल्व करें, क्योंकि जीके और साइंस जो है, जीके और जीएस जो है वो लगभग ज्यादातर एक एक पैटर्न सेम दिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। क्या होता है? 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन होती है, लोकसभा है या एक अस्थायी सदन होता है जिसे कभी भी भंग किया जा सकता है। और राज्यसभा को भंग है वो राष्ट्रपति की अनुमति पे किया जाता है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 6, पर्वतीय स्थल नैनीताल किस राज्य में स्थित है? पर्वतीय स्थल नैनीताल जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 7, साइकिल का आविष्कार किसने किया? देखिए साइकिल का जो आविष्कार है वो किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो वो किया गया था बेरन कार्ल द्वारा। किस द्वारा? बेरन कार्ल द्वारा किया गया था। यह जर्मनी के वैज्ञानिक थे। और ये डनलप जो थे इन्होंने टायर का आविष्कार किया था। टायर का जो आविष्कार है वो डनलप ने किया था, और साइकिल का जो आविष्कार है वो बेरन कार्ल ने किया था, और ये जर्मनी के थे। क्लियर है? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? देखिए राज्यसभा में जो होता है राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और लोकसभा में राष्ट्रपति जो है वो 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। एग्लो इंडियन बोलते हैं जिसको, 2 सदस्यों को मनोनीत करता है लोकसभा में, राज्यसभा में 12 सदस्यों को। क्लियर है? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 9, चंगेज खान ने किसकी स्थापना की? देखिए चंगेज खान ने जो है किस वंश की स्थापना की थी? चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की। किसकी? मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? चंगेज खान ने की थी। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 10, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये भाषाई क्षेत्र में दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं साहित्य क्षेत्र में। किसमें? साहित्य जो क्षेत्र होता है, भाषा का जो क्षेत्र होता है, इसमें दिया जाता है। और भारत के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार व्यक्ति जो थे, प्रथम बार जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था सर्वप्रथम, वो थे जी शंकर। कौन थे? जी शंकर को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्यिक क्षेत्र में दिया जाता है, भाषाई क्षेत्र में दिया जाता है, और सर्वप्रथम जो है जी शंकर को दिया गया था। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध? देखिए ये क्वेश्चन भी है दूसरी बार रिपीट हो रहा है पेपर में, पिछले पेपर में भी किया था। तो भारत का जो मिसाइल मैन है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं। किसको? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं। और यह ध्यान रखें भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। कौन से? भारत के 11वें राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे कहा जाता है भारत का मिसाइल मैन। क्वेश्चन नंबर 12, कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ किस खेल से जुड़े थे? कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ जो थे वो किस खेल से जुड़े थे? वो जुड़े थे निशानेबाजी से। किसे? निशानेबाजी से, जिसे शूटर बोलते हैं, निशानेबाजी से जुड़े थे। और यह राजस्थान के जैसलमेर जिले से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म जो है वो जैसलमेर जिले में हुआ था, और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। क्लियर है? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी जो था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी है वो बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार था। और बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। कौन था? उत्तराधिकारी। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा
मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीछे हाल ही परीक्षा में पूछा गया था कि चंद्रगुप्त के मंत्री कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो मंत्री थे वो चाणक्य थे। चाणक्य या कौटिल्य? चाणक्य को ही कौटिल्य बोला जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य। दूसरा और गुरु, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? देखिए गुरु और मंत्री जो थे वो चाणक्य या कौटिल्य ही थे। कौन थे? मंत्री या गुरु चाणक्य थे। चाणक्य को ही कौटिल्य बोला जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी जो थे वो बिंदुसार थे। क्लियर है? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 14, पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए पोंगल जो त्योहार है यह दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में बनाया जाता है। और यह जो त्योहार है यह 14 जनवरी से लेकर 16 जनवरी के मध्य बनाया जाता है। 14 जनवरी से 16 जनवरी के मध्य बनाया जाता है और यह दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 15, लोहा पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। देखिए यह भी क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हुआ है। लोहा पुरुष के नाम या आयरन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो सरदार पटेल को जाना जाता है। किसको? लोहा पुरुष या आयरन मैन सरदार पटेल को कहा जाता है। और आयरन लेडी, आयरन जो लेडी है वो इंदिरा गांधी को कहा जाता है। आयरन लेडी किसको कहा जाता है? इंदिरा गांधी को कहा जाता है। और आयरन मैन या लोहा पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 16, प्रोटॉन का आवेश होता है या प्रोटॉन में आवेश होता है? तो प्रोटॉन में जो है वो धनात्मक आवेश होता है। क्या होता है? प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है। और ऋणात्मक आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन में होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन में जो होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन में होता है वो धनात्मक जो है आवेश होता है, जिसको हम लिख सकते हैं प्लस वी ई। धनात्मक को प्लस वी लिख सकते हैं और ऋणात्मक को लिख सकते हैं माइनस वी, नेगेटिव वी लिख सकते हैं। तो क्लियर है? प्रोटॉन में धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक होता है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 17, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? देखिए प्राकृतिक जो गैस है उसका मुख्य घटक कौन है? तो मुख्य घटक जो है वो मीथेन गैस होती है। कौन सी होती है? मीथेन गैस होती है। कौन सी होती है? मीथेन गैस। ये क्वेश्चन जो है काफी कंफ्यूजन करता है। देखिए मीथेन गैस को बोला जाता है बायोगैस, बायोगैस या गोबर गैस। बायोगैस, गोबर गैस या मीथेन गैस, मीथेन गैस को ही बोला जाता है। तो यह ध्यान रखें प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो है वहां आपको या तो मीथेन मिलेगा, मीथेन नहीं तो बायोगैस या गोबर गैस। और इसका सूत्र भी ध्यान रखें, सूत्र इसका CH4। मीथेन गैस का जो सूत्र होता है वो CH4 या सूत्र मिलेगा आपको। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। बायोगैस जो है, गोबर गैस जो है, बायोगैस मीथेन गैस को ही बोला जाता है और इसका सूत्र है वो CH4 है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन एक चुंबकीय पदार्थ नहीं? देखिए किस पदार्थ में चुंबकीय गुण नहीं है? तो देखिए चुंबकीय जो गुण है, लोहा में भी चुंबकीय गुण होते हैं, निकल में भी चुंबकीय गुण होते हैं, कोबाल्ट में भी चुंबकीय गुण होते हैं। तो किस में चुंबकीय गुण नहीं होते? ग्लास में नहीं होते। किस में नहीं होते? ग्लास में चुंबकीय गुण नहीं होते। तो राइट आंसर इसका बी होगा। और कोबाल्ट 60 धातु जो है उसका उपयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। किस में किया जाता है? कैंसर उपचार में किया जाता है। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 का उपयोग किस में किया जाता है? कैंसर उपचार में। या ऐसे पूछा जा सकता है कैंसर उपचार में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 19, पानी के जहाज की गति किस में मापी जाती है? पानी का जो जहाज होता है उसकी गति किस में मापी जाती है? तो उसकी गति जो है नॉटिकल मील प्रति घंटा में मापी जाती है। किसमें? नॉटिकल मील प्रति घंटा में मापी जाती है। क्लियर है? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 20, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? देखिए फिलामेंट जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं? तंतु। एक मिनट। तंतु, फिलामेंट को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। और तंतु को
बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो वो टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। किसका? टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। और टंगस्टन धातु सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? भारत में। भारत में सर्वाधिक राजस्थान में पाई जाती है और राजस्थान में नागौर जिले में पाई जाती है। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। पौधे सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पौधे जब सांस लेते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और बाहर निकालते हैं। तो पौधे बाहर क्या निकालते हैं? तो ऑक्सीजन निकालते हैं। बाहर क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन निकालते हैं, O2। ऑक्सीजन को बोल सकते हैं O2 और कार्बन डाइऑक्साइड को बोल सकते हैं CO2। तो हम बोल सकते हैं पौधे सांस जब लेते हैं तब CO2 ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं। क्लियर है? देखिए आगे, पेय पदार्थ में कौन सी गैस उपयोग किया जाता है? जो पेय पदार्थ जो होते हैं उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं, जिसका रस सूत्र जो होता है वो होता है CO2। CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो पेय पदार्थ में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 23। गठिया की बीमारी होती है। गठिया जो रोग होता है वो कहाँ होता है? गठिया जो रोग होता है वो हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो जोड़ों को करता है। किसको करता है? जोड़ों को करता है। जोड़ों में दर्द या सूजन का आना इसके लक्षण होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 24। यदि किसी झील की सतह का पानी जमने वाला हो तो उसके तल का तापमान होता है। देखिए, जब किसी झील का पानी जब जमता है तो उसके तल का जो टेम्परेचर जो होता है, जो तापमान होता है, वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 25। शरीर में लोहे की कमी से रोग होता है। देखिए, शरीर में लोहे की जब कमी होती है तो कौन सा रोग होता है? तो देखिए, अरक्तता रोग होता है। कौन सा होता है? अरक्तता रोग होता है, लेकिन बहुत कम मिलेगा ये ऑप्शन में अरक्तता। इसके जगह लिखा हुआ मिलेगा एनीमिया। एनीमिया, अरक्तता को हिंदी में एनीमिया कहते हैं। तो शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। और आयरन की जो सर्वाधिक मात्रा होती है वो पालक में होती है। किस में होती है? पालक में। लोहे की सर्वाधिक मात्रा, आयरन की सर्वाधिक मात्रा होती है वो पालक में होती है। और लोहे की कमी से अरक्तता या एनीमिया रोग होता है। क्लियर है? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 26। सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड पानी में विघटित होने से बनता है। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो पानी में घुलता है तब बनता है। तो वो जब बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड, या एसिड को ही अम्ल बोलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल मिलेगा लिखा या एसिड। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में विघटित होने से। क्लियर है? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 27। बार चुंबक के मध्यम में चुंबकता होती है। देखिए, चुंबक जो होती है उसके मध्यम में चुंबकता का कितना मान होता है? बार चुंबक के मध्य में चुंबकता होती है। जो चुंबक होती है उसके मध्य में चुंबक का कितना मान होता है? तो उसका शून्य मान होता है। देखिए, कितना होता है? शून्य मान होता है। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। और सर्वाधिक जो चुंबकता का मान होता है वो होता है ध्रुवों पर। कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर होता है। तो हम बोल सकते हैं कि उत्तर दक्षिण में चुंबकत्व का जो मान होता है वो सर्वाधिक होता है और मध्य में जो होता है वो शून्य होता है। केंद्र बोल सकते हैं जिसको, केंद्र में मान होता है चुंबकता का वो शून्य होता है। और सर्वाधिक चुंबकता का मान होता है वो कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर होता है। 2 ध्रुव होते हैं चुंबक के, उत्तर और दक्षिण। क्लियर है? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 28। एक मानव में गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी तीसरी बार रिपीट हुआ है। पीछे पेपर में भी हुआ था, इसमें भी हुआ था। एक मानव जो होता है, मानव शरीर में गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ सिर्फ गुणसूत्र की संख्या पूछी है तो गुणसूत्र है वो 46 होते हैं। अगर जोड़े पूछे तो 23 होते हैं। कितने होते हैं? जोड़े पूछे तो 23 होते हैं। गुणसूत्र की कुल संख्या पूछे तो 46 होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 29। वायु में मौजूद नमी किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? देखिए, वायु में मौजूद नमी, नमी की जगह आपको लिखा हुआ मिल सकता है आर्द्रता। आर्द्रता को ही नमी बोला जाता है। तो वायु में मौजूद आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो मापी जाती है हाइग्रोमीटर द्वारा। किस द्वारा? हाइग्रोमीटर द्वारा नापी जाती है। क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, मौजूद नमी को या मौजूद आर्द्रता को किस में मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। चलिए आगे, आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन देखिए, निम्न में से ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? देखिए, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत आवश्यकता होती है या कण की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि किस में गमन नहीं कर सकती? तो निर्वात में।
किसमें, ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकती, क्योंकि निर्वात में कोई भी माध्यम या कण नहीं होता। और सर्वाधिक जो ध्वनि की चाल जो होती है वो किसमें होती है, ठोस में। किसमें होती है, ठोस में होती है। ठोस में अगर हम बात करें तो सटील में होती है। ठोस में भी सर्वाधिक कहाँ होती है, सटील में होती है। और निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती, क्योंकि यहाँ माध्यम नहीं होता, कोई कण नहीं होता। और ध्वनि को आगमन करने के लिए, ध्वनि को चलने के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। तो कैसी लगी आज की क्लास हमारी, उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।